अभी का जो विषय है आज का, वो शरद पूर्णिमा का। शरद ऋतु का नाम है और पूर्णिमा तिथि का नाम है। तो शरद ऋतु में आने वाली जो एक विशेष पूर्णिमा है, अर्थात अश्विन महीने में आने वाली, शरद ऋतु में भी अश्विन महीने में आने, तो उसका नाम पड़ा है शरद पूर्णिमा। तो शरद ऋतु है, उसका तो एक अपने जगह पर महत्व है, लेकिन उस दिन आने वाली जो पूर्णिमा है उसका विशेष महत्व खगोलीय शास्त्र से इसलिए है क्योंकि उस दिन चंद्रमा धीरे धीरे जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और उस समय सभी घूमते रहते हैं, ग्रह उपग्रह। तो चंद्रमा की स्थिति उस दिन ऐसी होती है कि वो सबसे ज्यादा पृथ्वी से नजदीक होता है। चंद्रमा चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा मन पर होता है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्यो अजायत। तो वो वेद के मंत्र में बताया है कि चंद्रमा मनसः जाता, वो मन का देवता है, मन के ऊपर अधिपति है मन का। इसके लिए पूर्णिमा के दिन सबसे ज्यादा जो असर होती है, जैसे समुद्र पर होती है, समुद्र पर एक उत्साह आ जाता है, उस तरह से भी एक एनर्जी बढ़ती है हमारे में भी पूर्णिमा के दिन। जो समुद्र के पानी पर असर होती है उसी तरह का, ठीक ठीक उस तरह का पानी हमारे शरीर में। तो समुद्र के पानी पर चंद्रमा की असर होती है, उसी तरह से हमारे अंदर रहने वाले पानी में भी असर होती है उसकी। और वो असर से हमारे मन के ऊपर भी असर होती है। इसलिए जिसमें जो कंट्रोल का पावर नहीं है उन लोगों को वो एनर्जी सहन करनी थोड़ी मुश्किल होती है। इसके लिए पागल लोगों को उस दिन ज्यादा परेशानी होती है। यदि पागल लोगों की हॉस्पिटलों में हम विजिट करें, यदि हम देखें कि जिसको ऐसा पागलपन है, जो इस तरह से साइकोसोमेटिक डिसीज से या किसी भी तरह से मनो बीमारी से जूझ रहे हैं, उसको जो एनर्जी चंद्रमा की अभी पूर्णिमा के दिन है वो मैनेज करनी कठिन होती है। इसके लिए उस दिन ज्यादा शोर, ज्यादा उसका रोना धोना, ज्यादा उसकी शरारतें होती है। इसके लिए इंग्लिश में भी चंद्रमा के ऊपर से ल्यूनेटिक शब्द आया है, पागल के। तो कहीं ना कहीं वो लोग भी ऐसा मानते हैं कि चंद्रमा का और पागल का संबंध है। ऐसे तो दूर दूर तक नहीं। चंद्रमा का और पागलपन का क्या संबंध हो सकता है? मॉडर्न साइंस से देखें तो कुछ नहीं पता चलता है। डॉक्टर के पास जाए तो पूर्णिमा का कुछ पता नहीं है उसको, पागल के साथ कितने फैक्टर काम करते हैं। लेकिन जिसने भाषा बनाई, मनोविज्ञान पढ़ा है, उसने तो ऐसा शब्द रखा है, तो अवश्य वो जानता है कि चंद्रमा का प्रभाव पागल पर है। और केवल पागल पर नहीं है, वो स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति पर भी है। फर्क केवल इतना है कि स्वस्थ व्यक्ति उसको मैनेज कर सकता है और पागल उसको मैनेज नहीं कर सकता है। इस और केवल मनुष्य पर है तब आगे की बात आएगी। समुद्र पर जैसे समुद्र के ऊपर चंद्र का प्रभाव है, उस तरह से मनुष्य के शरीर पर भी है, मनुष्य के मन पर भी है विशेषता से। तो दूर हम देखें, थोड़े दूर, तो प्राणी पर भी है उसका प्रभाव। और थोड़ा आगे जाए तो वनस्पतियों पर भी है। और ये सब में विशेषता से वनस्पति पर होता है। इसके लिए इसलिए ही गीता में बताया है, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। रसात्मक
सोम बनकर मैं औषधियों को पुष्ण करता हूँ, पुष्ट करता हूँ। पुष्णामि च औषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब चंद्रमा का सीधा असर कहाँ आया? वनस्पति। वही वनस्पति रस बनाती है चंद्रमा के द्वारा। अब कोई कोई विशेष वनस्पति है जिसके पर चंद्र का बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसके लिए पहले के वैद्य जो औषधि निकालनी थी वो वर्षा ऋतु में न निकालकर पूर्णिमा के बाद निकालते थे। पूर्णिमा के बाद लगभग 5-7 दिन पर पूर्णिमा की पूरी चांदनी उस पे आ जाती थी तो रस पुष्ट हो जाता था। इसलिए उस दिन के बाद औषधि निकालनी है, औषधि लेनी है, हरी औषधि, और उसके बाद कुछ शुरू होती है अलग अलग औषधियों की प्रिपरेशन, जिसको कहते हैं औषध निर्माण। तो औषधि के ऊपर उसका विशेष प्रभाव है। बहुत सारे द्रव्यों के ऊपर उसका विशेष प्रभाव है क्योंकि उस दिन वो पृथ्वी से सबसे ज्यादा नजदीक है। तो चंद्रमा का यदि पूरे साल में विशेष लाभ उठाना को विज्ञान कहते हैं। केवल जो प्राप्त है उससे काम चलाना उसको विज्ञान नहीं कहते। हमको प्राप्त कुछ होता था, पैर प्राप्त थे, हमारे पास पैर थे, वो कुदरत ने दिए हुए, लेकिन व्हीकल कुदरत ने नहीं दिया है। साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक के व्हीकल वो कुदरत ने नहीं दिए, वो हमने बनाए। और यदि कोई ऐसा माने कि कुदरत ने पैर दिए हैं तो पैर का ही उपयोग करना चाहिए और किसी का उपयोग ही नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत कुछ तो जानता ही नहीं, क्योंकि वो एक प्रगमनशीलता है, वो विकासशीलता है। कोई भी क्षेत्र में आप देखें, ऋषि मुनि इसी को देखते थे कि जो संसाधन दृष्ट अदृष्ट संसाधन है उसका उपयोग सबसे ज्यादा हम कैसे कर सकते हैं। और पहली बार ऐसा उपयोग तो ऋषि मुनियों ने ही किया। सूर्य का जितना उपयोग ऋषि ने किया उतना उपयोग आज तक कोई नहीं कर पाया। चंद्रमा का उपयोग जितना ऋषि ने किया उतना आज तक कोई नहीं कर पाया। तो चंद्रमा का उपयोग का जो दिन है, खास करके रात्रि है, वो रात्रि ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है। इसके लिए कम से कम पृथ्वीवासी हम लोग जो चंद्रमा का, खास करके भारत में चंद्रमा की शक्ति का सबसे ज्यादा जो उपयोग करना है वो इस दिन होता है। वो केवल साल में एक ही अवसर ऐसा आता है जिस दिन चंद्रमा नहीं तो एक दूरी पर स्थित होता है, वो आज नजदीक आ जाता है। तो ऐसे बार बार नहीं मिलते, तो सब कुछ गौण हो जाता है, वो मुख्य हो जाता है। इसके लिए चंद्रमा का उपयोग करना है। अब कैसे करना है वो हमारे पास ऐसी विधि चली गई, क्योंकि हमने जो मॉडर्न साइंस है उसको ही माना। और कोई साइंस भारत के पास है, ऋषि के पास भी कोई विज्ञान है, ऋषि भी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, वो दृष्टि चली गई। तो ऋषि दाढ़ी वाला है, बड़े बाल वाला है, और केवल वो कुछ जानता नहीं है सृष्टि के विषय पर, और केवल वो 2 रोटी खाकर अपना जीवन लंगोट पहनकर गुजारता है, ऐसी हमारी दृष्टि हो गई। जबकि बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक ऋषि। तो सबसे पहले जो चंद्रमा का उपयोग किया, चंद्रमा की शक्ति को जिन्होंने जाना, उसके वेद में मंत्र बनाए ऋषि ने। अब उसका सबसे बड़ा लाभ किसको हो सकता है? तो औषधियों के साथ सबसे नजदीक कौन है? अब औषधि अर्थात अश्वगंधा, शतावरी, विदारी कंद, मुलेठी, गिलोय, तुलसी, ये इसकी तो एक छोटी सी बात है। लेकिन औषधा, फलपा, कांता, सभी वनस्पतियां, सभी धान्य, सभी होने वाले और फसलें वो औषधों में ही आती है।
उसका उपयोग है, उसका खाने में उपयोग करते हैं, आहार द्रव्य में उपयोग करते हैं, औषध द्रव्य में उपयोग करते हैं, पशु आहार में उपयोग करते हैं, पशु के औषध में उपयोग करते हैं, तो इसके लिए सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ उससे किसान है। इसके लिए पूर्णिमा का सबसे ज्यादा जो उपयोग करना है वो किसान, क्योंकि उसको हर एक वनस्पति के साथ उसका संबंध है, या तो कोई विशेष के साथ तो है ही उसका। तो किसानों का पहला, क्योंकि वो जमीन से, वनस्पति से, औषधियों से सीधा जुड़ा है। दूसरा नंबर वैद्य का है। तो किसान के लिए बहुत सारे ग्रंथों में से निकाल पौर्वापर्य को देख ऋषि मुनियों ने खगोलीय घटना का पूरा अवलोकन करके कुछ प्रयोग बताए हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग दूसरे बताए हैं, उसमें से बहुत सारे प्रयोग तो मुझे बताने हैं, लेकिन मैं केवल एक प्रयोग अभी बताता हूं जो श्वास के लिए होता है। श्वास के 5 प्रकार, जो सांसें फूलती है उसको अस्थमा हो जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए एक प्रयोग आयुर्वेद में पीपल की अंतरछाल का बताया है। पीपल की जो त्वचा होती है, पीपल की जो उसकी अंतरछाल होती है, उसको थोड़ा 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 लेकर उसको सुखा दे। सुखाने में आप याद रखें, छाया में ही शुष्क करें उसको, धूप में न करें। पीपल का पीपल एक ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते वातावरण में से पानी को लेकर उसका अवशोषण करके लंबे समय तक उसको टिका सकते हैं। इसके लिए अकाल पड़ने पर भी जो 2-3 वृक्ष सूखते नहीं है, उसमें से एक पीपल है। उसकी कुछ विशिष्टता है, इसके लिए भगवत गीता में अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणां च नारदः, इसके लिए बताया है कि वृक्ष में यदि मेरी विभूति को देखना है तो मैं पीपल में हूं। तो 2000 जितनी वनस्पतियां है उसमें से पीपल में ही अभिव्यक्तता कृष्ण ने बताई है, तो उसका कुछ कारण रहा होगा पीपल का, और वो कारण है पीपल। उसकी पर्ण के आकार से लेकर, उसकी आयु से लेकर, 24 घंटे उसमें प्राणवायु देने का गुण को लेकर बहुत कुछ विशेषता पीपल में है। इसके लिए पीपल को समझ लिया जाए तो बहुत सारे रोगों में पीपल का उपयोग हो सकता है, और वो भी जेनेटिक रोग है या फिर साइकोसोमेटिक डिसीज है, ऐसे रोगों में भी पीपल का उपयोग हो सकता है। इसके लिए उसको दिव्य औषधि बताई। तो इसी का एक प्रयोग पीपल का प्रयोग, बहुत सारे प्रयोग पीपल के हैं, लेकिन एक प्रयोग में भी बताऊंगा, वो है जिसको अस्थमा हो, कफ, श्वास हो, ब्रोंकाइटिस, उन लोगों को खास करके उसकी जो त्वचा आती है, छाल आती है, वो उखाड़ लेनी है थोड़ी थोड़ी। और वो कब उखाड़ सकते हैं? 2-3 दिन पहले, मानो एकादशी कल है या द्वादशी को उखाड़ सकते हैं। उसको छाया में सुखा देनी है, और उसको पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन केवल दूध चावल खाकर, इसको दूध चावल के साथ ही इसका चूर्ण करके ले लेना है, और रात भर जगना है। इसका सेवन रात के 12 बजे के आसपास करना है, मध्य रात्रि। शरद पूर्णिमा के जितने प्रयोग होंगे वो सभी प्रायः करके या तो सुबह जल्दी होंगे या तो रात्रि के 12 के आसपास। तो रात्रि के 12 के आसपास ये खीर खानी है, और उसके बाद हो सकता है तो जगना है पूरी रात। तो ये एक प्रयोग ही ऐसा सक्षम है
कि उसमें 20 से 30%, किसी किसी को 50% ही अस्थमा एक ही प्रयोग में दूर होता है। बहुत सारे आश्रमों में ये प्रयोग वाराणसी में चलता था, लेकिन वो वहां पर खीर खाने को बुलाते थे, दूर दूर से लोग ये प्रयोग करने को आते थे। गुरुवर्य ने इस प्रयोग को जनता के समक्ष रखा ताकि अनेक लोगों का समय, शक्ति, पैसा बच जाए, वो घर पर कर सके। और हमारा ये तो कभी भी रहा नहीं है कि संस्कृत या गुरुकुलम को ऐसे सस्ती प्रसिद्धि दे कि लोग जो हम वहां कर सकते हैं उसको करने के लिए यहाँ बुलाए, और वो भी केवल इसलिए कि हमारा नाम हो जाए। तो ये तो कभी नहीं करेंगे। जो वहां बैठकर हो सकता है वो वहां ही बैठकर करे, तो ये राष्ट्र की शक्ति, संपत्ति, ये सब बचेगा। तो वो एक बहुत बड़े विजन के साथ गुरुजी ने अनेक प्रयोग जो सालों से संत करते थे, महात्मा करते थे, आश्रमों में होते थे, वो गुप्त प्रयोगों को गुरुजी ने जनता के समक्ष रख दिया। उसके बाद मुझे अवसर मिला तो मैंने YouTube पर रख दिया, उस प्रयोगों को सबको बताया, तो अनेक लोग इससे लाभान्वित हुए, अनेक अनेक लोगों ने इसका लाभ लिया। तो कितनी मात्रा में लेना है? आप चूर्ण को 10 ग्राम है तो उसको 1 कटोरे पर खीर में रह सकते, खीर अर्थात चावल और दूध की। 20 ग्राम चूर्ण है तो 2 कटोरी खीर के अंदर ले सकते हैं। खास करके 1 बड़ी चम्मच भरकर वो चूर्ण को खीर के साथ हिलाइए और फिर खा जाइए। उसके बाद कुछ नहीं खाना है। खास करके उष्ण चीजें तो किसी को भी पूर्णिमा के दिन नहीं खानी। उष्ण, क्योंकि उष्ण उस दिन ज्यादा से ज्यादा शीतलता का लाभ शरीर में हो, इसके लिए हम ये सब प्रयोग करते हैं। उस दिन आप यदि चटनी खा लेंगे, उस दिन नमकीन खा लेंगे, उस दिन और कुछ गरम भजी खा लेंगे, तो जितना लाभ मिलना चाहिए उतना मिलेगा नहीं। इसके लिए हो सकता है तो शरद पूर्णिमा को केवल खीर, दूध, पोहा यही सब खाइए। दूध और पोहे की बात किसी ने बताई है, वो भी 12 से 4 तक रखना है चांदनी में, बस पर्याप्त है उतना रखना। उसके बाद बहुत जरूरत नहीं होती है। उसके बाद धीरे धीरे अरुणोदय की तरफ जाता है, उसके बाद बहुत वातावरण में मॉइस्चर हो जाता है। इसके लिए पूरे चांदनी का लाभ 4 बजे तक लेना है, 12 से खास करके 4 बजे। तो उस समय तक आप पोहे वगैरह रख सकते हैं। गुलकंद के प्रयोग है, बाकी दूध पोहे के प्रयोग है, लेकिन अभी समय नहीं। इसके लिए हो सकता है कभी हम इसके ऊपर फिर से एक बार ले, लेकिन अभी तो केवल इतना ही, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग है। लेकिन आप 1-2 समझकर अभी शुरू करें, और उसके बाद हम बहुत सारे प्रयोग आपको बताएंगे, अलग अलग पूरे विषयों के, मतलब खास करके आयुर्वेद के, जो पूर्णिमा के दिन करने हैं। दूध चावल मिक्स करके, या खास करके पोहे जो होते हैं वो दूध का ज्यादातर शोषण करते हैं, दूध ज्यादा वो कर सकते हैं। इसके लिए भिगोकर खाने का विधान इसका है। और 12 बजे से पहले रख सकते हैं आप, 10 बजे रख सकते हैं, 11 बजे रख सकते हैं, कभी भी रख सकते हैं, लेकिन 4 बजे या 4:30 बजे ले तो काफी है वो। फिर आप जितना रखेंगे उतना रखें, लेकिन लाभ 4-4:30 बजे तक का ही रहेगा। उसके बाद आप ले सकते हैं। और चांदी के पात्र में रखे तो सबसे ज्यादा लाभ होगा। नहीं मिला तो किसी के भी पात्र में आप रख दीजिए, मिट्टी का पात्र हो या फिर स्टील का, ऐसा कोई भी पात्र में आप रख दीजिए जी।